हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ पेपर नंबर 1 जिसका टॉपिक है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इस पेपर का लिंक इस पेपर के पीडीएफ का लिंक मैं आपको लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट भी किया है और आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है कि किसके हाईएस्ट क्वेश्चन सही थे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो भी मैं उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और आपको सजेशन में भी शो हो रहा होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब टाइम आ गया है जो सॉल्यूशंस आपको नहीं आए थे उनका सॉल्यूशन जानने का। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कंपाउंड व्हिच इज नॉट आइसोमर विद डाइइथाइल ईथर इज। ठीक है, तो देखो पहले तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। वो क्या है, देखो डाइइथाइल ईथर है। ऑप्शन देखो क्या है, एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर, ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल और ब्यूटेनोन। तो ध्यान से देखो, ये ईथर है मींस मेटामेरिज्म हो सकती है। ओके, ये अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है मींस फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकती है। लेकिन ये क्या है, कीटोन, ना यहाँ पे मेटामेरिज्म हो रही है ना ही यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो रही है, क्योंकि ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसके साथ देता है, अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो यानी कि आंसर तो हमारा हो गया, ये हमें ऑप्शन देख के ही समझ में आ गया। लेकिन अब तरीका देख लो, ये देखो डाइइथाइल ईथर है क्या, C2H5O C2H5 ये है। अब हमें क्या देखना है, जितने भी ऑप्शंस हैं ये सभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जरा फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर C3H7OCH3 ये हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बट देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं एल्काइल ग्रुप्स वो क्या है, डिफरेंट। ठीक है, तो मेटामेरिज्म हो गई इसमें। चलो बी ऑप्शन देखो, ब्यूटेन 1 ऑल CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन क्या हो गया ये इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्योंकि ईथर किसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देता है, अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो ये भी इसका आइसोमर हो गया। सी ऑप्शन देखो, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये लो CH2, ये CH, ये CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। ठीक है, अब देखो 2 पे OH लगा दिया और 2 पे मिथाइल लगा दिया। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ओके, समझ में आ गई ये बात। तो यानी कि ये भी क्या हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब डी ऑप्शन देखो भाई, ब्यूटेनोन, ये हो गया ब्यूटेनोन, CH3 CH2 और ये CH3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कीटोनिक ग्रुप हो गया। कीटोनिक ग्रुप है मींस ये क्या हो गया, इसका कोई भी आइसोमर नहीं है। ओके, तो आंसर इज डी। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आयुपेक नेम ऑफ कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला दिस, ये। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करें, मेन चेन चूज कर लेते हैं, ये हो गई हमारी। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। ओके, अब हम नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां पे कि डबल बॉन्ड क्या हो, नियरेस्ट पोजीशन पे। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4, यहां से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब पहली बात तो ऑप्शन देख लो। ऑप्शन में देखो क्या है, ये ब्यूटीन होगा मींस इसका नेम जो होगा वो क्या होगा, ब्यूटीन होगा। तो ये देखो प्रोपीन और प्रोपीन, ये तो कट गए, ये तो होंगे नहीं आंसर। ठीक है, अब ये देखो ब्यूटीन एंड ब्यूटीन यानी कि ये हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 डाइमिथाइल, तो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 डाइमिथाइल। आंसर इज सी। बात समझ में आ गई सबको, चलो नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, द कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन इज। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास सभी ऑप्शन में क्या है, OH प्रेजेंट है। डिहाइड्रेशन एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो H प्लस का अटैक जब यहाँ पे होगा तो ये OH2 प्लस बन जाएगा, OH2 प्लस, OH2 प्लस और OH2 प्लस, तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा H2O की फॉर्म में, ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें यहाँ पे और इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमें देखना है कि किसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओनली इस ऑप्शन में 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, तो आंसर ये हो गया, इतना सिंपल। चलो नेक्स्ट देखो, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ट्रेंड्स टुवर्ड्स SE मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब हमको इनका डिक्रीजिंग ट्रेंड बताना है, ठीक है। मैं ये ऊपर से रफ कर रही हूँ क्योंकि ये वाले स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ बनाती हूँ, ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, क्लोरोबेंजीन ये हो गया, ये बेंजीन, इसका ये क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ओनली बेंजीन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो एनिलियम क्लोराइड, ये NH3Cl, इस पे प्लस और इस पे माइनस, ठीक है। उसके बाद में टॉल्विन, टॉल्विन की स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो देखो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस क्या हो गया कि बेंजीन ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो, सब्स्टिट्यूशन मींस क्या था, इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर निकलेगा, ठीक है। तो बेंजीन जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रोफाइल उतनी आसानी से अटैक करेगा, है ना भाई। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और उसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो किससे मिलेंगे, न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे देखो इस वाले कंपाउंड में क्या हो रहा है, इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इफेक्ट लिख लो यहाँ पे, ये प्लस आई इफेक्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है और थोड़ा सा ये रिंग में प्लस एम भी दे रहा है, ठीक है। चलो तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये वाला सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो फोर्थ, उसके बाद में ये दोनों माइनस आई के लिए है, तो ये वाला सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद देखो इस पे भी माइनस आई लग रहा है और इस पे भी माइनस आई, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ये रिंग में रेजोनेंस शो कर रहा है अपने लॉन पेयर से, तो ये कंपैरेटिवली इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव। तो ये लो फर्स्ट और फिर थर्ड, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में फोर्थ सबसे ज्यादा किसमें है, एक में ही है, लो आंसर ही टिक हो गया। फोर्थ, फिर उसके बाद सेकंड, फिर फर्स्ट एंड थर्ड, सोचने की भी जरूरत नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई, रब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा, जिसके आसपास कौन हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक एक करके, 3 हेक्सेनोन, ठीक है। ये हेक्सेन पहले बना लेती हूं मैं, ये हो गया 3 मींस इस पे क्या आ गया, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे अभी अपन, ठीक है। अब ये है 2,4 हेक्सेन डाइओन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 पे आ गया और ये 4 पे आ गया, ओके। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6, 2 पे और 5 पे, तो ये 2 पे लग गया, 3 4 5, ये 5 पे लग गया, ठीक है। इसमें देखो 2 3 हेक्सेन डाइओन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 पे और 3 पे,
हेक्सेन डायोन। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सी ऐसी हाइड्रोजन है जो ज्यादा एसिडिक होगी। तो सीधी सी बात है, वही हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगी जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, देखो ये भी हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, बैलेंस ही फुलफिल कर लेना भाई आप। हाइड्रोजन लगा के आता है ना आप सभी को। चलो ये CH3। ठीक है, बाकी हम करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाली जो एसिडिक हाइड्रोजन, ये वाली जो हाइड्रोजन है, इससे इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इससे डायरेक्टली ये जुड़ा है, यहाँ पे इससे डायरेक्टली ये जुड़ा है। तो इन सभी एग्जांपल्स में ध्यान से देखो कि यही हाइड्रोजन ऐसी है जिसके दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, ये वाला, यानी कि 2,4 हेक्सेन डाइओन। ठीक है, इनको आप बना के देख लेना अपनी नोटबुक में और हाइड्रोजन से वैलेंसी फुलफिल कर लेना। ठीक है, आंसर क्या हो गया, बी, क्योंकि यहाँ पे इस हाइड्रोजन से डायरेक्टली दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस हैं, फ्लोरीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं और वो क्या करते हैं, अच्छा फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगी, और ये पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये टिक, और क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, जबकि क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, देगा नहीं। ओके, लेकिन कार्बन, इन सब में कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, सबसे कम है, तो ये इनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ये पूछ रहा है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किसमें सबसे ज्यादा कम है, तो जिसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, कम होगी। और एसिडिटी के लिए हमको पता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, एसिडिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। ठीक है, तो हम इनडायरेक्टली अगर सबसे कम एसिडिक बता दें तो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे भी ब्रोमीन है। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जब हम इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं, भाई इनका तो इंडक्टिव इफेक्ट ही लग रहा है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं तो हम फॉलो करते हैं DNP रूल, यानी कि डिस्टेंस इज डोमिनेंट ओवर नंबर एंड नंबर इज डोमिनेंट ओवर पावर। ठीक है, ये करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या देख लें, डिस्टेंस देख लें। तो देखो यहाँ पे COH, इसी की एसिडिटी इफेक्ट होगी। ठीक है, इससे डायरेक्टली यहाँ पे फ्लोरीन -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये फ्लोरीन थोड़ा दूर है, यहाँ पे ब्रोमीन थोड़ा दूर है और यहाँ पे ब्रोमीन पास है, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिटी तो किसकी हो जाएगी, A, क्योंकि पास भी है और पावर में भी ज्यादा है। उसके बाद किसकी हो जाएगी, D की। ठीक है, क्योंकि क्या है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये इनके कंपैरिजन में क्या है, पास है। ठीक है, अब इन दोनों में से देखना है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस दोनों की सेम है, नंबर दोनों का सेम है, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। ठीक है, ब्रोमीन उससे कम है, तो मींस एसिडिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, डी की और फिर सी की। यानी कि हमको स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट देखना था, तो स्मॉलेस्ट एसिडिटी किसकी है, इसकी, तो स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट भी किसका हो जाएगा, इसका। आंसर इज सी। समझ में आया, चल नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट
order of reactivity in electrophilic substitution reaction of the following compound. ठीक है, इनको हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी करनी है। वो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, यानी कि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा देता होगा। ठीक है, तो क्या करो, इफेक्ट लिख लो। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, और यहाँ पे भी माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जो जुड़ा होगा वो ही क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा और रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, ये वाला सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है सबसे ज्यादा, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब इसके बाद देखो कौन है, फर्स्ट आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं लगा हुआ, तो ये हो गया फर्स्ट, तो आंसर तो हमारे को मिल ही गया। अब इन दोनों में से देखना है, तो देखो इस पे तो माइनस आर मींस मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को ज्यादा कम करेगा, मींस एसिडिटी ज्यादा कम हो जाएगी, तो सबसे कम हो जाएगी फोर्थ की, और उससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी 1 की। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन। ओके, नोट कर लो। 9th क्वेश्चन देखो, ये आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, इस कंपाउंड में पूछा हुआ है कि कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस एसीटोन विल गिव। ठीक है, हमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है कि यहाँ पे क्लोरीन है और हमें रिएक्शन किससे करानी है, बाद में एक्वस एसीटोन के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाना है। ठीक है, तो ये एक SN1 टाइप की रिएक्शन है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल, ये Cl- बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, एक्वस एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, यानी कि एक्वस मीडियम मींस वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वाटर का अटैक यानी कि OH- का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल का ही क्या होगा, अटैक हो जाएगा, तभी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमें क्या करना है, ये न्यूक्लियोफाइल ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियोफाइल में जैसे ही निकालूंगी, Cl- की प्रेजेंस में जैसे ही निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? ठीक है, तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो वो हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। फिर कार्बोकेटाइन बनने के बाद एक्वस एसीटोन से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो OH जुड़ जाएगा, H2O का अटैक होगा, H2O में OH है, OH नेगेटिव का अटैक होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ कार्बोकेटाइन जैसे ही बना, उस पे क्या जुड़ गया, OH, बाकी पूरा सेम है, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और फिर वाटर का अटैक हुआ, OH यहाँ पे जुड़ गया, OH- का अटैक हुआ, यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, तो ये एक तो कंपाउंड हमें कौन सा मिल जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में देखो, मिक्सचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली थर्ड, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैं यहां से रब कर रही हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रब कर रही हूं, यहाँ पे करके देखते हैं हम। जैसे ही Cl- में यहाँ वाली स्ट्रक्चर बना रही हूं ओनली, ये Cl- जैसे ही निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये CH3, ये CH3। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ये CH3 और ये H। ठीक है, अब क्या होगा, पहले वाले कंपाउंड में तो देखो OH- का अटैक हुआ, यहाँ पे OH जुड़ गया और ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपाउंड देखो, नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये वाला हाइड्राइड अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कराती हूँ, कार्बोकेटाइन के पास पावर होती है कि वो हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे ही मैं ये वाला हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट कराऊंगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैटाइन आ जाएगा। देखो ये ऐसे हो जाएगा, क्या ये CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्राइड, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये CH3 और ये वाला यहाँ पे भी CH3। ठीक है, यहाँ पे ये एज इट इज जुड़ा हुआ है ग्रुप और ये वाला ग्रुप यहाँ पे एज इट इज जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, वही OH- का अटैक होगा और ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये वाला कंपाउंड भी तो है, जरा देखना, यहाँ पे अगर मैं ये कार्बोकेटाइन है, इसका मिथाइल शिफ्ट करा के और यहाँ पे OH बना दूं तो ये भी तो कंपाउंड बन जाएगा। तो पहली बात तो ये कि मिथाइल के कंपैरिजन में हाइड्राइड शिफ्ट बहुत आसानी से होता है। दूसरी बात ये कि जब मैं यहाँ पे
कार्बोकेटाइन। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कौन है, OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस R इफेक्ट दिखाएगा और ये क्या करेगा, इस वाले कार्बोकेटाइन को बहुत ज्यादा स्टेबल कर देगा और स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में बनना चाहेगा और उससे OH आके जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दूंगी तो ये देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है सीधा सीधा, ये माइनस R इफेक्ट दिखाएगा और इसकी स्टेबिलिटी को और भी कम कर देगा, तो कम स्टेबल कार्बोकेटाइन तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे OH जोड़ दें, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस का यहाँ पे अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, मिक्सचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, दो तरह के कंपाउंड हमको मिल जाएंगे। आंसर इज ए। समझ में आया, नोट कर लो। 10th क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन H या CH3 दैट is most likely to the positively charged carbon is, ठीक है। ये कंपाउंड दिया हुआ है, हमें क्या कराना है, माइग्रेशन कराना है या तो इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का या फिर CH3 का। हमें देखना है कि कौन इन सब में सबसे पहले माइग्रेट होगी, ठीक है। जो माइग्रेट होगा उस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमें ये देखना है कि माइग्रेशन के बाद कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल बनेगा उस वो ही माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये कार्बोकेटाइन है, करके देखते हैं। अगर मैंने इस हाइड्रोजन को यहाँ पे माइग्रेट कराया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैंने इस हाइड्रोजन को माइग्रेट कराया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज आते हैं, ये कौन सा बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। अगर मैंने, और अगर मैं ये CH3 मूव करा सकती हूँ तो भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको मूव कराऊंगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के लोन पेयर से स्टेबलाइज हो जाएगा। इस तरह के कार्बोकेटाइन्स को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन एज ए रेजोनेंस इसको दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जबकि इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो इंडक्टिव इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ठीक है, ये इस वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा और वो एक ही कंडीशन है कि मैं यहाँ से या तो ये H मूव कराऊं या फिर मैं यहाँ से ये CH3 मूव करवाऊं। तो हमेशा याद रखना, हाइड्राइड ट्रांसफर CH3 के कंपैरिजन में, मिथाइल ट्रांसफर के कंपैरिजन में हाइड्राइड जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी, क्योंकि भारी है ना, थोड़ी देर से पहुंच पाएगा, ये थोड़ा हल्का है तो जल्दी पहुंच पाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हाइड्राइड ये वाला H ट्रांसफर हो जाएगा इस पे, यानी कि हाइड्रोजन एट C2, ये CH3 तो कैंसिल हो गए, हाइड्रोजन एट C4। अगर ये वाला कराएंगे तो 3 डिग्री बनेगा, ये वाला कराएंगे तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो आंसर इज डी। समझ में आ गया? ये था आपके फर्स्ट पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड पेपर के PDF का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वो आपको कल सुबह 9:30 बजे से पहले आपको उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट में लिखने हैं। जो 9:30 बजे से पहले आंसर लेके आएगा वो ही सब प्राइज के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि इसका सॉल्यूशन कल यानी कि 26 तारीख को 10 बजे आ जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि और बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो जल्दी से जल्दी मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।